आइए। नमस्ते मैम। नमस्ते सर। नमस्ते। बैठिए। थैंक यू सर। अंशुमन जी और आदित्य, जी तो दो व्यक्ति का नाम लग रहा है। आप अपने नाम के दोनों शब्दों के अलग अलग अर्थ बतलाएं। सर, मेरे नाम के दोनों शब्दों का संयोग से अर्थ सूर्य है। अंशुमान जी और आदित्य, सूर्य। तब तो आपको दोहरे सूरज के भांति तेजस्वी होना चाहिए। चलिए, अच्छा है। ग्रेजुएशन किया है आपने RCS कॉलेज। बिहार। RCS का फुल फॉर्म? रामचरित्र सिंह स्मारक कॉलेज। रामचरित्र सिंह स्मारक कॉलेज। 2016 में आपने मैथमेटिक्स से किया है। जी। सबसे अब तक क्या कर रहे हैं? सर, तब से अब तक विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की मैं तैयारी कर रहा था। किसी भी परीक्षा में अंतिम रूप से चयन नहीं होने के कारण मैं विभिन्न तैयारियों में ही लगा हुआ था। चलिए, ठीक है, अच्छी बात है। मैं मैथमेटिक्स में एक बात नहीं समझ पाया आज तक। क्या आप मुझे समझाने का प्रयास करेंगे? कोशिश कर सकता हूँ सर। हम लोग अक्सर सुनते हैं कि ज्ञान विज्ञान जो है पहले भारत में काफ़ी आगे था। जी। उसी ज्ञान विज्ञान के प्रयोग से हमने बड़े बड़े मंदिर, नक्काशी चीज़ों का निर्माण किया था, स्तूप, इन सब चीज़ों का हम लोगों ने निर्माण किया और ग्रह नक्षत्रों का ज्ञान कर। एक वर्ड आता है कि पाई का मान भारत के गणितज्ञों ने खोजा था। जहाँ तक मुझे जानकारी है, पाई का मतलब है सरकमफेरेंस और डायमीटर के बीच का अनुपात। तो फिर ये क्यों कहा जाता है कि पाई का मान 4 अंकों तक, 5 अंकों तक, 6 अंकों तक प्राप्त किया गया? ये तो बड़ा सिंपल सा चीज़ है। 22/7 है, भाग देते चलिए, आते चलेगा नंबर। नहीं, पाई का मान 22/7 या 3.14 समथिंग, ये क्यों इतना कठिन काम था निकालना? सर, पाई का मान पूर्णतः 22/7 नहीं होता है। पाई एक अपरिमेय संख्या है जिसको हम अंश बटे हर के रूप में पूर्णतः नहीं लिख सकते हैं। पाई का मान अभी तक शुद्ध रूप से पूर्णतः नहीं निकाला जा सका है, क्योंकि किसी अपरिमेय संख्या का मान पूर्णतः नहीं निकाला जा सकता है। पाई को परिभाषित ही अपरिमेय संख्या के रूप में किया गया, इसीलिए। तो फिर प्राचीन काल में ये क्या एक उपलब्धि क्यों है? ये तो सामान्य सी चीज़ है कि भाई पाई जो 22/7 एक्सेप्टेड वैल्यू तो यही है। इसका वैल्यू मतलब सरलीकरण में अपनाया गया था 22/7 को, लेकिन पूर्ण रूप से 22/7 इसका वैल्यू अभी तक प्राप्त नहीं किया जा सका। हम आपके उत्तर से सहमत नहीं हैं। हमें यह बताइए आप कि 3.14 या 22/7 हर मैथमेटिशियन इसको लेता है। जी। अगर कोई वैल्यू है तो वो फिक्स वैल्यू होगी। मान लीजिए मेरी हाइट है, वो 170 सेंटीमीटर है या 169 सेंटीमीटर है, वो तो फिक्स है जी। उसको मेजर किया जा सकता है। अगर कोई चीज़ दिखाई दे रही है तो वो तो आसानी से निकाला जा सकता है उसको। मान लीजिए मुझे इस ग्लोब का एरिया निकालना है और ये दिख रहा है, तब तो ये निकल जाएगा। जी। तो पाई का वैल्यू तो 22/7 और 3.14 एक्सेप्टेड है। जी। और मैथमेटिशियन एक्सेप्ट करता है। मुझे आपसे ये पूछना है कि प्राचीन काल में ये कठिन कार्य क्यों माना गया कि पाई का मान 2 अंकों तक, 3 अंकों तक, 4 अंकों तक प्राप्त किया? सर, गणित में या विज्ञान में कुछ चीज़ों को अपवाद मानकर काम किया गया है, जिसमें पाई एक अनुपात है, कोई मतलब फिक्स्ड संख्या नहीं जिसका पूर्णतः मान हमें ज्ञात हो। पाई मुख्य रूप से एक अपरिमेय संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है और गणित में अपरिमेय संख्याओं को पूर्णतः रूप में नहीं लिखा जा सकता है अंकों के रूप में। जी। चलिए, ठीक है, अच्छी बात है। मतलब आपका कहना है कि पूर्ण मान इसका प्राप्त नहीं किया गया है अभी तक। चलिए, ठीक है, अच्छी बात है। ये बताइए कि मैथमेटिक्स में हम लोग एक चैप्टर पढ़ते हैं प्रोग्रेशन। जी। है ना? जी। उसमें हम लोग एक सीरीज लेते हैं और संख्या का प्रथम, माध्य, अंतिम मान प्राप्त करते हैं। इस प्रोग्रेशन के नियम का कहाँ प्रयोग होता है? मान लीजिए कि डेली लाइफ का एप्लीकेशन में बताइए कि यह कहाँ प्रयोग होता है? प्रोग्रेशन के सब नियमों का प्रोग्रेशन में किसी भी सजावट में किसी नंबरों को किसी विशेष आधार पर सजाया जाता है। इसमें उनके मानों का उनके अंतरों के आधार पर या उनके गुणज के आधार पर उनको सजाया जाता है। दैनिक जीवन में अगर हम इसका उदाहरण देखें तो किसी सभा में बैठने के क्रम में भी इसका उपयोग किया जाता है। जी। बैठने के क्रम में उपयोग किया जाता है कि अगर 28 पंक्तियां बनानी हो तो उस तरीके से, मतलब कितने तरीके से इनको बनाया जाए कि मतलब ये पूर्ण रूप से सही लगे और सुसज्जित लगे। मुझे ऐसा लगता है कि निर्माण में भी अगर आप द्वार बना रहे हैं और एक द्वार दूसरे द्वार से थोड़ा कितना बड़ा हो, खिड़कियों में भी इसका उपयोग किया जाता है। बात को निकाला जा सकता है। चलिए, ठीक है। अंशुमन, हम आपसे और कुछ जानना चाहेंगे। जी। पहले और सब जनरली देखा गया है कि बच्चों में मैथ्स के लिए अरुचि है। देखते ही छोटे बच्चे नहीं पढ़ना चाहते हैं। इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप
क्या क्या कर सकते हैं? मैथ्स में शुरू में सबको लगता है जो ये मतलब मुश्किल विषय है, लेकिन एक बार सब सहज अच्छे तरीके से समझ लेने पे ये सहज हो जाता है। इसको सुरुचिपूर्ण बनाने के लिए बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रिय खेलना होता है। खेल खेल में हम उनको मैथ सिखाने का प्रयास करेंगे। जैसे कोई बॉक्स रख के उनको गिनती अगर सिखानी है तो कोई बॉक्स रख के हम उनको बताएंगे कि ये एक बॉक्स है, ये दो बॉक्स है, और फिर उनको अगर जोड़ देंगे तो ये दो बॉक्स हो जाएगा, दो बॉक्स और दो बॉक्स को जोड़ देंगे तो चार बॉक्स हो जाएगा। इसी तरह विभिन्न प्रयोगों से हम उनको गणित की सिखाई, और उनके विभिन्न आउटडोर खेलों में भी उनको गणित का प्रयोग करके हम उनको सिखा सकते हैं गणित। ठीक है, मुझे मैथ्स में कोई एक दो चैप्टर बताइए। मैथ्स में जैसे डिफरेंशियल कैलकुलस में इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन। ठीक है, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन जी। दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंशिएशन में मैम अलग अलग किया जाता है और इंटीग्रेशन में चीज़ों को जोड़ा जाता है। जी। आपने सुना होगा एलसीएम और एचसीएफ। जी। एचसीएफ क्या है? एचसीएफ का फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, जिसका मतलब किसी विभिन्न दी गई संख्याओं में उसका महत्तम समावर्त है, अर्थात उसको सबसे बड़ा उसका विभाजक कौन सा नंबर है। मुझे एक बार बताइए, आपने अपनी हॉबी में लिखा है रीडिंग बुक्स एंड नॉवेल। जी। कुछ नॉवेल्स के नाम बताइए आपने पढ़े हो जी। आज तक। आजकल मैंने नीलोत्पल मृणाल का ओघर उपन्यास पढ़ा है, और उसके अलावा उन्हीं का एक डार्क हॉर्स भी था। जी। तो किस टाइप के नॉवेल है ये? नॉवेल की तो एक कैटेगरीज होती है। ये सर, ये मैम आज के युवाओं के जीवन को दर्शाने वाली किताबें हैं। आज तक के युवाओं के सामने किस किस तरह की चुनौतियां आ रही हैं? आजकल के युवाओं को मतलब ये करियर संबंधी चुनौतियां, उन अपनी मनोभावना को दूसरे के सामने न प्रकट करने की, और अपने मन की बातों को घर में या अपने अभिभावकों के सामने प्रकट नहीं कर पा रहे हैं। जो आपने कहा कि अपने इमोशन को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, इसका आप क्या मानते हैं सबसे बड़ा रीजन क्या हो सकता है? इसका सबसे बड़ा रीजन तो मेरी नज़र में जनरेशन गैप लगता है, क्योंकि जनरेशन गैप और समय का बहुत तेजी से बदलना। जनरेशन गैप तो पहले भी था जी। बच्चे और उसके अभिभावक के बीच में तो गैप रहा ही जी। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है समय का बहुत तेजी से बदलना। समय तो बदलता ही रहता है, हर युग में समय बदला है, हर युग में ही समय बदल जाता है, और जनरेशन गैप तो हमेशा ही रहा है। खास करके हम अभी के युवाओं में और 90s के युवाओं में बहुत उनके बीच का समय बहुत तेजी से बदला है, जिसको हम विभिन्न क्षेत्रों में देख सकते हैं। आपने कहा कि एक्सप्रेस नहीं कर पाते जी। हैं। आजकल तो मैं देख रही हूँ कि सोशल मीडिया पे हर एक चीज का अपडेट कर दे रहे हैं, वो लोग क्या खाए, कहाँ गए, कितने बजे उठे, ये तो आजकल के युवा ये काम कर ही रहे हैं। लेकिन एक्सप्रेशन का ये नहीं है, उनके मन में क्या चल रहा है, किस चीज के प्रति वो सोच रहे हैं, वो क्या चाह रहे हैं जीवन में, एक्चुअल उस चीजों को वो नहीं बता पा रहे हैं। किसी को अगर कुछ बनने का मन है लेकिन घर में वो चीज नहीं बता पा रहे हैं। ये तो और भी के सामने चुनौतियां आई होंगी, और भी पीढ़ियों के सामने। और भी पीढ़ी की तो मुझे नहीं जानकारी मैम, मैं इस पीढ़ी को जिससे मैं बिलोंग कर रहा हूँ इसके बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जी। आप मुझे एक बार बताइए कि न्यूज़पेपर आप कौन सा पढ़ते हैं? हिंदुस्तान और दैनिक जागरण। हिंदुस्तान और दैनिक जागरण। जी। मुझे दो नेशनल और दो इंटरनेशनल खबर बताइए जो इस हफ्ते रही हो चर्चा में। जी। इस हफ्ते तो मैम नेशनल खबर में उपराष्ट्रपति का चुनाव, और ये उपराष्ट्रपति का चुनाव था, और उपराष्ट्रपति का चुनाव प्रक्रिया, और एक कांग्रेस पार्टी द्वारा देश के विभिन्न मुद्दों पर, महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दों पर बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन था। अच्छा, ये बताइए कि आपने कहा कि कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया महंगाई और बेरोजगारी पर। जी। पर ऐसा तो नहीं है कि उनके समय में नहीं थी। जी। तो ये क्यों ये अपोजिशन में आने वाली पार्टी ऐसे धरना प्रदर्शन करती है, और खुद जब रूलिंग पार्टी बनती है तो फिर वही बढ़ावा देती है उन्हीं सब सिचुएशंस को? क्या लगता है इसका कारण क्या है? कैसे वोट के लिए किया जा रहा है जनता को गुमराह? नहीं, गुमराह तो नहीं किया जा रहा है मैम। एक्चुअल में इधर से देखा भी गया है तो कुछ चीज मतलब मूलभूत चीज़ों की कीमतें बहुत तेज़ी से बढ़ी हैं। इसमें पेट्रोल, अनाज, खाद्य तेल, इन सब चीज़ों की बहुत तेज़ी से कीमतें बढ़ी हैं, और कांग्रेस पार्टी उनका अपना जो भी हो लेकिन इन्हीं मुद्दों पर वो संघर्ष कर रही है सड़कों पे। बताइए कि इन्फ्लेशन भी दो टाइप के होते हैं। जी। एक तो आपका डोमेस्टिक रीजन के कारण हुआ, एक होता है इंपोर्ट इन्फ्लेशन। जी। इंपोर्ट इन्फ्लेशन क्या होता है?
इम्पोर्ट इन्फ्लेशन हुआ मतलब में बहुत सी चीज़ें जो हमारे देश में उपलब्ध नहीं है, इनका हम आयात करते हैं। जैसे सबसे बड़ी हमारी आयात करने वाली चीज़ों में ये ईंधन तेल है, जो हमारे देश में नहीं होता है, और हम इसको विभिन्न खाड़ी देशों से मंगवाते हैं। और खाड़ी देशों में विभिन्न प्रकार के घटनाक्रम के चलते इनकी कीमतें बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे होते रहती हैं। इन्हीं से, और ये मूलभूत चीज़ें हैं, इन्हीं के कारण हमारे देश के विभिन्न चीज़ों पर इसका असर पड़ता है और कीमतें बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं। सुमन जी सुमन, अभी आप देख रहे होंगे कि चीन ताइवान के साथ जो बिहेव कर रहा है, जी। ये अपना रहा है, वो तो अमानवीय है। जी। और आप लोग ये समझाइए ऐसा क्यों कर रहा है चीन, और इसका सर कुछ इसके कारण कुछ ऐतिहासिक कारणों में जाना पड़ेगा। 1971 में ताइवान और चीन को, ताइवान को ही संयुक्त राष्ट्र ने पूर्ण देश का दर्जा दिया था और असली चीन उसी को बताया गया था। लेकिन फिर विभिन्न घटनाक्रमों के बाद अभी जो पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, इसी को चाइना का दर्जा मिल गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसी को चाइना दिया है। और ताइवान विभिन्न मुद्दों पर विभिन्न इशू पर अपना एक स्वतंत्र देश अपने को मानता है, लेकिन चीन एक वन चाइना नीति के तहत ताइवान को अपना अखंड हिस्सा मानता है और उसका मानना है कि आज न कल हम इसको मिला ही लेंगे। और वो किसी भी विदेशी राजनयिक का वहाँ पे दौरा होता है, उसका वो विरोध करते हैं। कभी हुआ जी। तो भारत का क्या पॉलिसी रहा है ताइवान को? भारत का ताइवान पे तटस्थ पॉलिसी रहा है। मतलब हम ना तो इस पे आपका समर्थन करेंगे और ना हम इसका विरोध करेंगे। क्यों? मान लीजिए जैसे भारत का चीन से बनता नहीं है, जी। भारत का तो समर्थन कर सकता था। जी, लेकिन हमारे अपने भी कुछ आर्थिक हितें, राजनीतिक हितें और भौगोलिक हितें हैं, जिसके कारण हम इस मुद्दे पर तटस्थ रहना ही पसंद करते हैं। और म्यांमार को लेकर भारत का क्या पॉलिसी रहा है? म्यांमार सर हमारा बहुत दिन से, बहुत पुराने समय से पड़ोसी देश रहा है और उसको लेकर हम हमेशा से मित्रवत व्यवहार किए हैं। जी, उनकी राजनेता आंग सू की जो है, उनको लेकर हमारा शुरू से ही सॉफ्ट नजरिया रहा है और वहाँ पे लोकतंत्र बहाली के लिए हमारे देश ने हमेशा समर्थन दिया है। समर्थन किया, लेकिन कभी खुलकर मतलब बात नहीं कर पाता। नहीं सर, हमारा देश वहाँ पे लोकतंत्र बहाली के लिए, लोकतंत्रात्मक व्यवस्था को अपनाने के लिए हमेशा से उनका समर्थन किया है। शासक आता है म्यांमार में, उसका तो विरोध भारत नहीं कर पाता है, क्योंकि सर वो हमारा पड़ोसी देश है और हमारे विभिन्न राज्यों से लगा हुआ है। कुछ मुद्दों में हम चुप्पी साध कर ही अपने आर्थिक हित साध सकते हैं। ठीक है, आपने भी देखा होगा रामसर साइट्स में कुछ भारत के कुछ प्लेस को शामिल किया गया है। कितने प्लेस को शामिल किया गया है? इसका तो सर एक्चुअल नंबर अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। कल परसों जी, कल परसों ही, सॉरी इसके लिए। अभी भारत सरकार ने एक उत्सव मनाया है, उसका नाम दिया गया है तिरंगा उत्सव। जी। क्यों मनाया गया? ये सर हमारे आज़ादी को 75वें वर्षगांठ पे अमृत महोत्सव, तिरंगा महोत्सव जो आप कह रहे हैं 75वें वर्षगांठ, अमृत महोत्सव तो है, आज़ादी का अमृत महोत्सव है। एक दूसरा है हर घर तिरंगा अभियान, जी, जो उस पर विशिष्ट है। जी। और ये मैं पूछ रहा हूँ आपसे, तिरंगा उत्सव पिंगली बेकैया का नाम सुना है? जी, पिंगली बेकैया, उन्होंने हमारी तिरंगा का डिजाइन किया था जी, के जन्मदिन के अवसर पे। अच्छा, इसके लिए सॉरी। चलिए ठीक है, ये जानकारी आप देख रहे होंगे हमारे देश के एक नए सीजीआई आ रहे हैं, जस्टिस यू ललित जी, ठीक है, इनके बारे में बताइए। पता है इनके बारे में तो सर कुछ खास मतलब कुछ विशेष नहीं पता, लेकिन ये हमारे देश के न्यायाधीश होंगे जो मात्र 76 दिन के लिए हमारे देश के न्यायाधीश रहेंगे। और ये ऐसे न्यायाधीश होंगे जो सीधे क्या वकील से सीजीआई बने हैं। जी, जज थे सीजीआई। जी, ये देश के हमारे दूसरे ऐसे व्यक्ति दूसरे हैं। जी, पहले कौन है? पहले इंदु मल्होत्रा थे शायद, महिला में। जी, दूसरे जज बनी है। जी। और सीजीआई ऐसे कोई है? नहीं, सीजीआई ऐसे कोई नहीं। एसएम सिकरी का नाम सुना है आपको? जी, एसएम सिकरी जी, 1971 में 13 मतलब सीजीआई बने थे। अच्छा। ऐसे ही वकील से सीजीआई अच्छा। बने, तो दो हो गए। जी, जो कि वकील से सीजीआई बने, बाकी वकील से जज बहुत सारे लोग बने हैं। जी, धन्यवाद सर। ठीक है, आप ये बताइए, एक ऑपरेशन है ऑपरेशन मुक्ति, सुना है? नहीं सर, अभी तो इसका नाम नहीं सुना। नहीं, सॉरी। एफबीआई के नाम सुना होगा? जी। क्या होता है एफबीआई? एफबीआई सर अमेरिका की एक जासूसी एजेंसी है। एफबीआई, एफडीआई, अच्छा एफडीआई, सॉरी सर,
मैंने स्पष्ट कारणों से सुना नहीं। FDI है फॉरेस्ट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, सॉरी। FDI में सर मतलब हमारे देश में विदेशी निवेश कितना आता है, FDI उन्हीं कारणों में इसको संदर्भित किया जाता है। आप ये बताइए जी। भारत में FDI सब्सिडी कहाँ से आ रहा है अभी सिंगापुर से सर, एंड सेकंड? सेकेंड अमेरिका या जी, ठीक अमेरिका, ठीक है आपका। जी। और थर्ड कहाँ से आ रहा है? थर्ड मॉरिशस। मॉरिशस, बहुत जी। अच्छा। सिंगापुर से कितना परसेंट आ रहा है FDI? ये सर पूर्ण प्रतिशत नहीं आ रहा है 27%, जी। अमेरिका 18% एंड मॉरिशस 15%। धन्यवाद सर इसके लिए। आपने ये समझाइए अब जी। कि आपने एक वर्ड का नाम सुना होगा, फेमिसाइड, नाम सुना है? फेमिसाइड, ये जेंडर बेसिस किलिंग है, अच्छा हाँ जी इतना चर्चा में रहा है, जी। आप पढ़ा होगा, जी। पढ़े हैं क्या फेमिसाइड को? नहीं सर पढ़े तो नहीं है। पढ़े हैं। अच्छा ये बताइए, जी। अभी जेंडर इक्वलिटी की बात क्यों हो रही है? जेंडर इक्वलिटी की सर, जेंडर इक्वलिटी किसी भी आदर्श, किसी भी आधुनिक समाज की एक हमेशा से मांग रही है। जेंडर इक्वलिटी का मतलब है ना स्त्री और पुरुष सभी कामों में, देश के सभी आयामों पर समान रूप से काम करें। ठीक है, बहुत अच्छा। लेकिन हम ये देखते हैं कभी जी। कभी जो महिलाएं ही हैं, मतलब महिलाएं को ही मतलब अपोज करने का प्रयास करती है, नीचे दबाने का प्रयास करती है, जी। और ये प्रयास करती है कि जेंडर इक्वलिटी नहीं आए। ऐसा महिला ऐसा क्यों कर रही है? एक सर मैं इसका तो कुछ विशेष कारण हमको नहीं पता, लेकिन हमें जो लगता है इसमें भी पितृ सत्तात्मक सोच ही काम करती है, क्योंकि जो मतलब घर के मर्दों की सोच होती है उन्हीं के अनुसार उस महिला की भी सोच हो जाती है, और जो आगे आने वाली महिलाओं को उसी के अनुरूप चलाने की कोशिश करती है। चलिए, बहुत अच्छा। ESI पद के लिए आपने आवेदन किया है। जी। ESI एक इन्फोर्समेंट नेचर का जॉब है। जी। अब बताइए कि अगर आप ESI बनते हैं जी। तो अपने कार्य के अनुसार अपने बॉडी को फिट रखने के लिए आप क्या क्या उपाय करें? बॉडी को फिट रखने के लिए सर हम अपने काम में सुबह सबसे मॉर्निंग वॉक हम हमेशा करना हम अपने स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा तरीका मानते हैं, क्योंकि ये कम समय में हमारे शरीर के अतिरिक्त कैलोरीज को बर्न करके हमारे शरीर को हमेशा सुगठित रखता है, और ये हमारे धड़कन को नियंत्रित करके हमें रक्तचाप और ये विभिन्न तरह के डायबिटीज, विभिन्न प्रकार की बीमारियों से हमेशा बचाता है, और इसमें समय भी बहुत कम लगता है। और कुछ? और सर विभिन्न तरह की एक्सरसाइजें हैं, लेकिन उतना अगर समय मिलता है तो, नहीं तो ये मॉर्निंग वॉक जो है या हल्के तेजी से रनिंग, ये 10 मिनट में भी हमारे शरीर को फिट रख सकता है। केवल मॉर्निंग वॉक शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और कोई एक दो उपाय बताइए। और जी खान पान पर नियंत्रण, अधिक मीठी चीज़ों का हम प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि मोटापे का मेन कारण आजकल का नियमित खान पान समय पर नहीं हो पाना और मतलब बेकार की चीज़ों को आपने खाना। अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बताया है कि हार्ड वर्क एंड पेशेंस। जी। ठीक है, ये बताइए कि हार्ड वर्क, आजकल के ज़माने में तो हार्ड वर्क की स्पेस ही नहीं रह गया है। स्मार्ट वर्क, कैलकुलेटर आ गया है, AC आ गया है, वो भी ऐसा AC जो टेम्परेचर अपने आप चेंज करता है। जी। आज योनो ऐप आ गया है, पहले तो आप ATM तक जाते थे, जी। अब तो आप पेटीएम आ गया है। ऐसी स्थिति में जब मनुष्य का आधा से ज़्यादा काम मशीनों ने ले लिया है, जी। पहले भी था कि आप टोल टैक्स काटते थे, अब तो वो भी ऑटोमेटिक हो गया है। जी। ये जो ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी आ रही है, जी। ये मनुष्य को हार्ड वर्क के लिए स्पेस कहाँ छोड़ती है? जी। फिर कैसे हार्ड वर्क करेंगे आप? सर हम यहाँ पे अपना सुधार करके यहाँ पे स्मार्ट वर्क करने का बात करूँगा, और दूसरी अगर समय के अनुसार रिजल्ट देना है, समयबद्ध तरीके से किसी काम को करना है, तो उसके लिए सर हार्ड मतलब कठिन परिश्रम लगता ही है। जी। ठीक है, ये बताइए कि अगर ESI के रूप में आपको तैनात किया जाए जी। तो आप अपने ऑफिस का माहौल अच्छा रखने के लिए क्या उपाय करेंगे कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से झगड़े ना? जी। ऑफिस का सर, ऑफिस में सबसे पहले जाके हम देखेंगे कि किस बात पे मतलब यहाँ पे कोई मतभेद हो रहा है। हम सभी सहकर्मियों को बुला के आपस में सबकी बैठक कराएंगे और सबकी समस्या पूछेंगे और सब आपस में समाधान करने और एक टीम की तरह काम करने को हमेशा प्रोत्साहित करेंगे। ठीक है, 2016 में आपने ग्रेजुएशन जी। किया है, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, आप कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट तो ले ही लेंगे। जी। हमारी हालांकि शुभकामनाएं। धन्यवाद। इस परीक्षा में मान लीजिए कि आपका चयन नहीं होता, जी। तो आप क्या करें? तो फिर मैं आगे लगा रहूँगा। मैं अभी बच्चों को ट्यूशन दे रहा हूँ, मतलब उससे हमारा कुछ थोड़ा सा जीवन यापन हो जा रहा है,
और विभिन्न प्रतियोगिता में लगा रहूंगा सर, विभिन्न तैयारियों। जी, हमें 2 या 3 पंक्तियों की या 5 पंक्तियों की कोई छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी सुनाएं। मोटिवेशनल स्टोरी। सर एक वही तो, मुझे तो बार बार वही चींटी वाला याद आता है, जो लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कविता के रूप में है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मतलब वो बार बार दाना लेके चढ़ती है, लेकिन वो अपना हिम्मत नहीं हारती। जब एक चींटी, एक छोटा सा जीव इतना प्रयत्न कर सकता है, तो हम ये छोटी छोटी असफलताओं से क्यों डरें। हम तो मनुष्य हैं, ईश्वर के बनाए सब कृति हैं। ठीक है, आप जा सकते हैं। धन्यवाद सर, धन्यवाद, धन्यवाद। कम बैक फॉर फीडबैक। बैठिए, हम बहुत प्रभावित हैं आपसे। हमारे पास कुछ और नेगेटिव बताने के लिए नहीं है, और बोर्ड मेंबर्स हैं आपके पास। सर ने सीजीआई बोला, लेकिन आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही बोलने का प्रयत्न करें, आप फुल फॉर्म में। दूसरी बात है कि कहीं कहीं मैं की जगह आपने हम का इस्तेमाल किया है। ये तो चल रहा है, इसी पे हम काम कर रहे हैं। हाँ, इस पे और काम कीजिए। वैसे आपका परफॉर्मेंस पहले से और बेटर हुआ है जी, आपका परफॉर्मेंस और अच्छा हुआ है जी ट्रेंड पर देखिए जी। ये करंट, ये मुक्ति और ये फेमिसाइड नहीं देखे पर नहीं जी। तो ठीक हो गया, बहुत पहले से टोन सब ठीक हुआ है ना? 2 पेपर हिंदी का लीजिए, जी। 1 पेपर इंग्लिश का, और 2 से 3 सरकारी चैनल, संसद टीवी, डीडी न्यूज, प्रतिदिन 2-3 घंटा देखिए। अच्छा। इंटरव्यू में यही चीजें मदद करती है। ठीक है, आपको मैंने पूछा था कि प्राचीन काल में पाई का मान क्यों महत्वपूर्ण। हाँ सर। देखिए, कोई भी चीज गोल है, परफेक्ट गोल तभी कही जाएगी जब वो पाई के नियम का पालन करे। आज आप आसानी से प्रकार लेकर के बना लेते हैं जी, लेकिन प्राचीन काल में किसी वस्तु को गोल खींचना, अगर आपके पास कोई उपकरण ना हो और मैं कहूं कि आप कागज पे आप एक गोल बनाइए, तो आप एक वृत्त नहीं बना पाएंगे। अच्छा। 100% वृत्त आप नहीं बना पाएंगे। 100% वृत्ताकार होने के लिए किसी चीज के निर्माण में पाई के नियम का पालन, अर्थात C/D = 22/7 और 3.14 होना जरूरी है। यदि वो नहीं है तो फिर वो वृत्त नहीं है। जितना डेविएशन होगा उतना, जैसे पृथ्वी देखने में तो गोलाकार है, लेकिन वास्तव में ये गोलाकार नहीं है, ये लगभग गोलाकार है जी। ठीक है, तो वृत्त अगर कोई वृत्ताकार है ना, तो हमें उसके क्षेत्रफल और आयतन के लिए, स्फीयर के लिए पाई के नियम का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उस जमाने में जब लोग अपनी दैनिक आवश्यकताओं को सोच रहे थे, लोग निर्माण संबंधी संकल्पनाएं सृजित कर रहे थे। ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, और इस मामले में पाई एक आविष्कार कहा जा सकता है, जैसे पाइथागोरस थ्योरम।